हरिओम सभी को, योग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 8 शुरू करने वाले हैं। ओके, यूनिट 8 जिसे हम लोग चिकित्सीय योग के नाम से जानते हैं, थेरेपेटिक योगा के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। ओके, ये आपके एग्जाम में जो यूनिट 6 है और जो यूनिट 8 है, अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये दोनों को रिलेट करके पूछे जाते हैं और ऐसा लगता है कभी-कभी कि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एनाटॉमी से पूछ लिया गया है, ये तो फिर यूनिट 8 से पूछ लिया गया है, जबकि दोनों से आपको मिला-जुला के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आपको जो है इस बेस पे इसको तैयार करना है और उसके साथ यूनिट 6 में जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसे भी अच्छा रखना है, तभी जो है ये और भी अच्छे से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े यूनिट 8 टॉपिक का नाम याद रखिएगा। अब सिलेबस में क्या दिए गए हैं उससे पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जो भी टॉपिक रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे यौगिक प्रैक्टिस, अप्लाइड योगा। इसे हम लोग अप्लाइड योगा यहाँ पे देखेंगे। यौगिक जो अभ्यास है उसमें उपयुक्त योग अभ्यासों के माध्यम से व्याधियों का प्रबंधन, यानी कि यौगिक अभ्यास में हम लोग किस प्रकार जो है योग अभ्यास के माध्यम से जो भी हमारे अंदर व्याधियां हैं, यानी कि जो हमारी शारीरिक रोग है उसे हम लोग कैसे दूर करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ डिजीज थ्रू एप्रोप्रिएट यौगिक प्रैक्टिस, जैसे कि यौगिक आहार हो गए, यौगिक डाइट हो गए, हमारे आसन हो गए, सटकर्म हो गए, प्राणायाम है, ध्यान है, मेडिटेशन, यम एंड नियम है, यानी कि यम और नियम, और जीवन शैली के निर्देश, यानी कि लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन है उसको सुधारात्मक निर्देश के द्वारा, करेक्टिव जो आपके गाइडलाइंस है उसके द्वारा आहार विहार आचार और विचार में संयम करके कैसे हम लोग इसे प्रायोगिक योग को करेंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। ओके, तो आपके सिलेबस में ये सारी बातें लिखी गई हैं और उसके बाद आपके रोग बताए गए हैं। ठीक है, थेरेपेटिक योगा जिसमें यूनिट 8 हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पे ये हमारे जो यूजीसी नीट की जो वेबसाइट है उसमें ही भ को गलत लिख किया गया है, यहाँ स होगा। ठीक है, जहाँ भी भ आपको देखने को मिले वो स है। ठीक है, तालव्य श। तो यहाँ पे जो है श्वसन संबंधी रोग लिखा गया है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ओके, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस जिसे हम लोग अ, शोषण शोषण शोथ भी बोलते हैं, और दीर्घकालीन श्वसन स्थली श्वास, यानी कि श्वास होगा यहाँ पे, श्वास यानी कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। हम लोग सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में देखेंगे। ये आपका पहला टॉपिक है। उसके बाद हम लोग कार्डियोवास्कुलर रोग, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जिसमें हम लोग हाइपरटेंशन को देखेंगे। उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस को देखेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो ये आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंतर्गत आएगा। एंड नेक्स्ट देखेंगे अंतरस्रावी, यानी कि आपके इंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, चयापचय रोग, जिसमें आपके डायबिटीज मेलिटस आ जाएंगे। डायबिटीज मेलिटस के बारे में हम लोग देखेंगे। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिलेबस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज आपसे पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा एंजाइना पेक्टोरिस। आपसे पूछा जाएगा कौन से सिस्टम से संबंधित ये रोग है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से है या फिर कार्डियोवास्कुलर से है या फिर एंडोक्राइनो से। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको सिलेबस भी अच्छे से ध्यान होना चाहिए, और जब तक आप इसे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किसके अंतर्गत क्या चीजें आती है, क्योंकि ये डिजीज भी हमारे लिए जो है कुछ अजीबो गरीब नाम जो है देखने को मिलता है, जो कि हमें पता भी नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं आगे आपके जो सक्रिय बुल्विका ग्रंथि और न्यूरो एंडो संबंधित रोग, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। उसके बाद ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, चयापचय सिंड्रोम जिससे हम लोग बोलते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। ओके, ये आपके सिलेबस है, और भी चीजें हैं, देखते हैं।
उसके बाद आपके आगे जो है और बताया गया स्त्री तृक् रोग, गायनेकोलॉजिकल रोग, मासिक धर्म संबंधी विकार, गर्भावस्था और प्रसव के लिए रोग। ओके, यहाँ पे एंटी नेटल केयर यानी प्रसव पूर्व देखभाल और प्रसवोत्तर देखभाल यानी कि पोस्ट नेटल केयर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, योगा फॉर प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। ठीक है, एंटीनेटल केयर एंड पोस्ट नेटल केयर, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। एंड देन जो है जठरांतरिक विकार यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में देखेंगे, जिसे जठर शोथ भी बोलते हैं। तीव्र एवं दीर्घकालीन अजीर्ण के बारे में देखने वाले हैं। हाइपर एसिडिटी, एक्यूट एंड क्रॉनिक इंडाइजेशन, पेप्टिक अल्सर जिसे हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, अतिसार और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, तो डायरिया के बारे में देखेंगे और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, IBS। ठीक है, तो यहाँ पे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सब चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट आपके हैं मांसपेशियों से संबंधित है, कंकालीय विकार है, पीठ दर्द है, इंटरवर्टिकल डिस्क प्रोलैप्स है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और अर्थराइटिस। ठीक है, तो यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर के बारे में देखेंगे, बैक पेन। ठीक है, उसके साथ ही इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और अर्थराइटिस, ये सारे के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें माइग्रेन, स्ट्रेस, हेडेक एंड एपिलेप्सी के बारे में देखेंगे, यानी कि स्नायविक विकार, माइग्रेन, तनाव और सरदर्द और अपस्मार, जिसे एपिलेप्सी भी बोलते हैं। मानसिक विकार हम लोग देखेंगे, स्नायु तंत्र आधारित मानसिकता, दुखात्मक रोग, फोबिया, भय और अवसाद। तो इससे आपके एग्जाम में सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे को अच्छे से देखना है। मेंटल डिसऑर्डर में न्यूरोटिक पर्सनालिटी, ठीक है, अफेक्टिव डिसऑर्डर और फोबिया यानी फियर और डिप्रेशन के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, क्लियर है सभी को? सिलेबस क्लियर है? बताइए, सिलेबस में किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जो हिंदी में लिखी गई हैं आप उसे उसे ध्यान ना देंगे, इंग्लिश वाले पर ध्यान देंगे, क्योंकि एक्चुअली आपके सिलेबस में ही इसी तरीके से लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में देखेंगे। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। ओके, पिक्चर भी आप लोगों को मैं समझाऊंगी, फिलहाल के लिए पहले हम लोग इसे अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो आप लोगों को क्लियर है या नहीं, बताइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर है या नहीं, आप बता सकते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसके क्रम को बता सकते हैं, ऊपर से नीचे? एनीवन, बताइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्रम को बताइए सीक्वेंस में। एनीवन? जी मैम। नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूल्स और एल्व्यूलाई, उसके बाद लंग्स। ओके, बहुत अच्छा। और भी उसके ब्रांच हैं, ज्यादा करने जाएंगे तो। हम्म, ओके, फिलहाल अभी हम लोग ऊपरी चीजों को ही देखने वाले हैं। ठीक है, नोट्स से रिलेटेड चीजों को ही देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक बार आपका बैकग्राउंड जानना जरूरी था। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में देखेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग नेजल कैविटी, आपको पता है ना, तो यहाँ पे नाक से संबंधित चीजों को यहाँ पे देखेंगे हम लोग। नाक की अंदरूनी जो हमारी झिल्ली है, ठीक है, जो नेजल म्यूकोसा है, नेजल म्यूकोसा। ओके, तो जो नेजल म्यूकोसा है, ये जो है किसी एलर्जन के संपर्क में आने से क्या होता है, इसमें ये सूज जाता है। ठीक है,
एलर्जन के संपर्क में आने से क्या होता है, इसमें सूजन आ जाता है, सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। ठीक है? नाक के अंदरूनी जो झिल्ली है, हमारा जो नेज़ल म्यूकोसा है, उसमें क्या हो जाता है, किसी एलर्जन के संपर्क में आने पर सूज जाता है। ओके? एलर्जन आपको पता है क्या होते हैं? ये हमारे शरीर में जो है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को अत्यधिक प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है? जब भी आप देखिएगा, जब आपको कहीं भी खुजली हो रही होती है, तो इस उस समय क्या पता चलता है कि कुछ ऐसी जो है चीज़ें आपके बॉडी में आ गया है, जिसकी वज़ह से आपकी बॉडी भी प्रतिक्रिया करता है और आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे खुजली करने लगते हैं। ठीक है? तो आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको अत्यधिक प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर देता है। कौन? एलर्जन जो होते हैं, जो एलर्जेंस होते हैं। ओके? तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, नाक के अंदरूनी जो झिल्ली है, जो नेज़ल म्यूकोसा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें सूज जा रहा है, उसमें सूजन आ जा रहा है, किसकी वजह से? तो जो एलर्जेंस है उसकी वजह से, ठीक है? एलर्जीज़ की वजह से। ओके? देख लेते हैं हम इसका पिक्चर। तो ये आपके जो नोज़ वाला एरिया है, ठीक है? यहीं पे आपका क्या हो जा रहा है, तो वहाँ पे आपके जो एलर्जिक राइनाइटिस है, मास्ट सेल और इस्नोफिल, ये सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो एलर्जेंस जैसे ही संपर्क में आते हैं, मास्ट सेल और जो आपके इस्नोफिल्स है, ये जो है अपना प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ये अपना प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे म्यूकस बहुत ज़्यादा आपके जो है नोज़ में बढ़ जाते हैं और जो है ये समस्या आपको देखने को मिलता है, ठीक है? अब देखेंगे सामान्य एलर्जन है कौन-कौन से, ठीक है? जो आपके एलर्जेंस है उसके बारे में देखेंगे। तो परागकण, यानी कि जैसे कि परागकण आपको पता होगा, पेड़-पौधे से जो आपके फूल से जो निकलने वाले परागन हैं, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा पादप सेल के बारे में, ठीक है? पादप चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे धूल हो गए या फिर पेड़ है या फिर घास के पॉलिन है, ये जो है एक क्या है, छोटे-छोटे धूलकण के रूप में होते हैं, परागन के रूप में होते हैं और हमारे नाक में या फिर जो है हमारे संपर्क में आ जाते हैं। धूल के कण हो गए, डस्ट जो है मिट्स हो गए, फफूंदी है, पालतू जानवर के बाल है, त्वचा है, प्रदूषण एवं धुआँ है। तो ये जो है आपके क्या है, एलर्जी फैलाने वाली चीज़ है, ठीक है? इसके संपर्क में आने से जो है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इसके लिए प्रतिक्रिया करती है और प्रतिक्रिया करने की वजह से हम लोग जो है ज़्यादा प्रतिक्रिया कर देती है, जिसकी वजह से हमें समस्या देखने को मिलती है। ओके? अब एलर्जिक राइनाइटिस के हम लोग टाइप्स को देखेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस के टाइप्स को। तो यहाँ पे एक सीज़नल एलर्जिक राइनाइटिस होता है और दूसरा आपका क्या है, पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। सीज़नल, एक सीज़न में होता है, मौसम जैसे बदलता है तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि आपके बसंत वाले सीज़न हो गए, स्प्रिंग सीज़न है या फिर आपके समर सीज़न है या फिर आपके शरद वाले सीज़न है। शुरुआत में जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो ये सारी समस्या जो है हमें देखने को मिलती है। तो मौसम बदलने पर ये सीज़नल एलर्जिक राइनाइटिस है। और एक आपका है पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। ये क्या होता है, तो ये पूरे साल होता है। ज़्यादातर घर के एलर्जन की वजह से। बहुत लोग घर में जानवर को पालते हैं या फिर बहुत वाले जगहों में रहते हैं, तो उसमें देखने को ये मिलता है, जिसे हम लोग पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो है आपको याद रखना है, पूरे सालों तक ये होता है, ठीक है? तो डिफरेंस ये याद रखना है, एक आपके सीज़नल होते हैं और एक आपके क्या होते हैं, आपके ईयर राउंड होते हैं, ठीक है? पूरे साल होते हैं। ये 2 डिफरेंस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके? अब यहाँ पे एलर्जिक राइनाइटिस के हम लोग कारण देख लेते हैं। तो आनुवांशिक कार्य भी देखने को मिलता है, जिसके इम्यून सिस्टम जो होते हैं पहले से वीक अगर देखने को रहता है तो वहाँ पे ये समस्याएँ देखने को मिलेगा। कमज़ोर एवं संवेदनशील प्रतिरक्षा प्रणाली अगर आपकी है, ठीक है? प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक है, तो यहाँ समस्याएँ देखने को मिलेगा। पर्यावरणीय प्रदूषण की वजह से, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, तो वहाँ पे आपके जो भी परागन रहेंगे, धूल रहेंगे, ऐश रहेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेगा, जिससे एलर्जी जो है, एनवायरनमेंट में एलर्जी की वजह से आपको ये समस्या देखने को मिलेगा। घर के अंदर नमी और फफूंद, अब हमें लगता है कि हम घर में हैं तो बहुत सेफ है, लेकिन घर को साफ-सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग
घर में जो है साफ-सफाई बहुत अच्छे से नहीं रखते हैं और या तो फिर अगर साफ-सफाई भी कर रहे होते हैं, बहुत दिन-दिन पे करते हैं, तो उससे जो डस्ट निकलता है, वो हमें हानि पहुँचाता है। इसी वजह से डेली की सफाई भी ज़रूरी होती है। तो घर के अंदर की नमी और फफूंद हो गया या फिर ऐसा भी एरिया बोल सकते हैं जहाँ पे खाना बनाने वाला अगर आपका है, तो वहाँ भी जो है किचन में भी देखने को मिलता है कि बंद अगर किचन रहता है, अगर वायु पास होने की जगह नहीं है, तो वो चीज़ें भी हमारे लिए क्या हो जाता है, एक एलर्जी के रूप में कार्य करता है। ओके और महिलाएँ जो है इससे ज़्यादा प्रभावित भी होती हैं। तो ये सब जो है एलर्जिक राइनाइटिस के आपके काउज़ है, कारण है। ओके, क्लियर है ये सभी को? मैम ये राइनाइटिस का मतलब क्या अर्थ होता है? एलर्जी तो समझ में आया, तो ये उसका नाम है क्या? राइनो का हाँ, राइनो आपके नाक को जो है ना नाक नाक जो है ना उसको राइनो से डिनोट किया जाता है। ठीक है? नाक अच्छा को। अच्छा, थैंक यू मैम, जैसे थैंक बोलते हैं यू। ना वैज्ञानिक नाम, हाँ। उस तरीके से। और जैसे इसका जैसे थेरेपी का, जैसे थेरेपी योगा, तो अगर कोई पूछे इसका मतलब क्या होता है तो क्या बताएंगे? मतलब योगा से नाकों में सूजन नाकों में नहीं सूजन नहीं, हो मैं रहा वो तो है, समझ गई मैं। सर्द ये राइनाइटिस हुँ, वाला समझ गई, जो हमारा टॉपिक यूनिट 8 का जो नाम है, अगर इससे कोई क्वेश्चन करे तो इसका आंसर क्या बोलेंगे कि आप मतलब थेरेपी ऑफ योगा से क्या समझते हैं? तो थेरेपेटिक ऑफ योगा में यही समझते हैं कि यौगिक विधियों के द्वारा हम कैसे उसका उपचार कर रहे हैं। अच्छा, सिंपल सी मतलब मतलब यही हाँ, है। अभी ऊपर में जो हम लोगों ने ये देखा, अभी सिलेबस में सबसे पहला चीज़ इन्होंने यही बताया है कि यौगिक अभ्यास के थ्रू हम कैसे यौगिक अभ्यास में केवल हमारा जो हमारी बीमारियां हैं क्या है व्याधियां लिखा हुआ है ना शारीरिक रोग उसको जी कैसे ठीक जी, करेंगे तो यौगिक आहार के द्वारा करेंगे यौगिक आसन के द्वारा सत्कर्म के द्वारा प्राणायाम के द्वारा ध्यान यम नियम सारी चीजें देखिए यम नियम है आपके जीवन शैली भी है जीवन शैली भी कैसा होना चाहिए तो सुधार उसके लिए भी सही निर्देश होना चाहिए आपको करेक्टिंग जो है गाइडलाइंस होना चाहिए साथ में आपके आहार विहार आचार और विचार ये सारे चीज को लेते हुए बताया गया है यहाँ पे थेरेपेटिक योगा में। ठीक है? थैंक यू मैम, केवल थैंक यू। ऐसा नहीं कि आसन करके हम ठीक कर लेंगे। जी जी, बहुत अच्छा मैम, थैंक यू। ओके, चलिए डाउट क्लियर हुआ आपकी तो अच्छी बात है। जैसे शुरू में मैं बताई थी। आगे देखते हैं। तो हम लोग काउस को देख रहे थे यहाँ पे। ओके, अब हम लोग देखेंगे और भी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको लक्षण में क्या-क्या चीजें जो है देखने को आ सकती है। ओके, लक्षण तो अभी देखेंगे हम लोग। तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी जो है जब शरीर एलर्जन के संपर्क में आते हैं तो इसमें हम लोग प्रतिरक्षा प्रणाली जो है इसे खतरा मानती है आपको मैं बता रही थी जैसे कि कोई भी एलर्जी चीजें जब हमारे बॉडी में आती है तो हमारा बॉडी क्या करता है रिएक्ट करता है उसके ऊपर प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया जब करता है तो हमारे उस जगह पे जो है क्या करते हैं हम लोग ज्यादा जो है जैसे खुजली होने लगता है ठीक है बहुत ज्यादा इचिंग वगैरह देखने को मिलता है या फिर रेडनेस पड़ जाता है ठीक है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसके ऊपर क्या करती है प्रतिक्रिया करती है और यहाँ पे जो है एलजीई एंटीबॉडी जो है बनते हैं। अब जो हमारा ये एलजीई एंटीबॉडी क्या है? ये जो है अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी है हमारे शरीर में और ये तब बनता है जब कोई एलर्जी जो है हमारे शरीर में चीज़ों को जब संपर्क कर लेता है, तब जो है ये बनना जो है शुरू होता है। ठीक है? तो इसके बारे में मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये आपके बॉडी का जो है एक सिक्योरिटी अलार्म है। आपकी बॉडी का क्या है? एक सिक्योरिटी अलार्म है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे कि आपके बॉडी में बी लिम्फोसाइट है, ठीक है? बी लिम्फोसाइट जैसे व्हाइट ब्लड सेल हम लोग देखे हैं व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है? तो उसी में ये पाया जाता है जो कि आपकी बॉडी को क्या करता है अलर्ट कर देता है कि कुछ तो हमारे बॉडी में हो रहा है, ठीक है? कुछ तो हो रहा है। ओके अब जो मास्ट सेल नेक्स्ट है आपका मास्ट सेल हिस्टामिन जो है छोड़ते हैं तो यहाँ पे मास्ट सेल हिस्टामिन छोड़ते हैं अब मास्ट सेल का क्या कार्य है तो ये भी हमारे शरीर की क्या है वृत्त ये भी विशेष प्रकार की एक प्रतिरक्षा जो है यानी कि इम्यून सेल है जो क्या करता है हिस्टामिन रसायन जो है उसे क्या करता है उसको बाहर निकालता है और उसे भर कर रखता है हिस्टामिन छोड़ने का ये कार्य करता है ठीक है? जैसे कि जब हमको छींक आता है या फिर नाक बहता है या फिर आँख से पानी निकलता है मतलब उसकी प्रतिक्रिया ये देता है, ठीक है?
जो भी चीज़ें एलर्जी आई तो उसके विपरीत जो प्रतिक्रिया होती है, वो जो है मांसपेशियल करने का कार्य करता है। ठीक है? एलर्जी जो रिएक्शन देखने को मिलता है, वो हमारा मास्टसेल करता है। तो मास्ट सेल जो है क्या करेगा, हिस्टामिन छोड़ता है और इससे नाक में सूजन, खुजली और पानी बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है इसे खतरा मान लेती है, जिसकी वजह से जो हमारी एंटीबॉडी है, एलजीई जो है वो बन जाते हैं और इसकी वजह से मास्ट सेल क्या करता है, हिस्टामिन जो है छोड़ता है, जिसकी वजह से हमारे नाक में सूजन, खुजली और पानी बहना शुरू होता है। ठीक है, समझ में आया ये? लिंक ही गायब हो गया। ओके, आप लोग दिख ही नहीं रहे थे कि थंब कर रहे हैं क्या। क्लियर है ना सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके लक्षण देखेंगे, ठीक है, सिम्टम्स देखेंगे क्या क्या इसके सिम्टम्स है। ओके, तो यहाँ सिम्टम्स में जो है नाक से पानी आना, ठीक है, रैनी नोज बोल सकते हैं। उसके बाद बार बार छींक आना, ठीक है, फ्रिक्वेंट जो है स्नीजिंग होना, नाक बंद होना, यानी कि नेजल जो है कॉन्डेशन, सॉरी, कॉन्जेशन, नेजल कॉन्जेशन। आंखों में जलन यानी कि खुजली, पानी, इची होना, वाटरी आईज हो जाना, गले में सूजन हो जाना, थ्रोट जो है इरिटेशन हो जाना, सर दर्द यानी कि हेडेक होना और थकान यानी कि फटीग होना। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमें देखने को मिलता है। अभी जैसे कि सर्दी का सीजन भी आ रहा है, तो कभी सर्दी गर्मी इस तरीके का भी होता है, तो ये सारी सिचुएशन भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो आपका सीजनल होता है देखने का, तो नाक से छींक आना, बहती हुई नाक रहेगी, भरी हुई नाक है, खुजली वाली नाक है, ठीक है, खांसना होगा, गले में अगर खराश आ रही है, खरोच आ रही है, गले में जलन हो रहा है, गीली अगर आंखें हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हैं, लगातार सर दर्द हो रहा है, तो ये सब जो है सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है एलर्जिक राइनाइटिस के। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस के ये सब आपके सिम्टम्स है। अब इसकी क्या है जो है कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो इसकी जटिलताएं अगर देखेंगे तो इससे आगे बढ़कर क्या होगा, साइनोसाइटिस देखने को मिलेगा, नींद की समस्या जो है देखने को मिलेगा, स्लीप डिस्टरबेंस जो है देखने को मिलता है, उसके साथ ही कान में दबाव या फिर संक्रमण हमें देखने को मिलता है, आपके ईयर इन्फेक्शन एंड जो है आपके प्रेशर देखने को मिलता है, दमा यानी कि अस्थमा बढ़ सकता है। तो ये जो है आगे आपके कॉम्प्लिकेशंस है, साइनोसाइटिस, नींद की समस्या आ सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये आपके सांसों में प्रॉब्लम की ही वजह से होता है ना, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, स्लीप एपनिया के बारे में। तो ये इन्हीं समस्याओं के बढ़ने की वजह से वो समस्याएं हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कान में दबाव या संक्रमण, दमा ये आपके बढ़ सकते हैं। अब एलर्जिक राइनाइटिस के लिए यौगिक उपचार हम लोग देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से हम लोग यौगिक उपचार को यहाँ पे अपना सकते हैं, और चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसको हम लोग हे फीवर के नाम से भी जानते हैं, एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1 सेकंड में लिख देती हूँ। इसे हम लोग हे फीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था हे फीवर, हे फीवर ट्रिगर, यानी कि हे फीवर उत्प्रेरक हम लोग इसे बोलते हैं, जिसमें आपके एलर्जी जो बाहरी एलर्जेंट आ जाते हैं, घास भूसे, पेड़ पौधे के पराग, जो भी इंडोर एलर्जी हो गए, पालतू जानवर के जो बाले हो गए, सिगरेट के धुएं हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपके ये इस वजह से ये आपके एलर्जेंट के रूप में कार्य करते हैं, इस वजह से इसको हे फीवर बोलते हैं, हे फीवर ट्रिगर्स। ये आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ओके, यौगिक उपचार हम लोग देख रहे थे, तो यौगिक उपचार को देख लेते हैं। तो यौगिक उपचार में हम लोग प्राणायाम में क्या देखेंगे, तो प्राणायाम में आपके अनुलोम विलोम हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये तो अनुलोम विलोम, उसके साथ ही आपके भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति, ये तो आपके शुद्धि क्रिया में भी आ जाएंगे। ठीक है, कफ को निकालने में ये क्या करेगा, मदद करेगा।
ओके, यहाँ पे हम लोग भस्त्रिका को भी लेंगे, भस्त्रिका को, जो चीजें नहीं है उसे नोट भी कर लीजिएगा, भस्त्रिका, ठीक है। ये आपके तीनों को बैलेंस करने का कार्य करेगा, वात पित्त और कफ को, साथ में बॉडी में एनर्जी बनाकर रखेगा, एक्टिव रखेगा, जिसकी वजह से आपके क्या, सूर्य भेदन भी ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं लिख रही हूँ, भस्त्रिका हो गया, उसके बाद यहाँ पे सूर्य भेदन भी आप लिखिएगा, जो चीज यहाँ नहीं है मैं लिख भी रही हूँ, सूर्य भेदी प्राणायाम भी लिख सकते हैं, अभी ठंड के समय में ये आप कर भी सकते हैं, आपके बॉडी में ज्यादा जो है, अगर ठंडापन रहता है तो फिर ये चीजें जो है और भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो सूर्यभेदी आपके बॉडी के टेम्परेचर को सही रखेगा। नाड़ी शोधन हम लोग अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, नाड़ी शोधन। आगे देखेंगे हम लोग आसन में, तो भुजंग आसन, ये आपके चेस्ट को ओपन करेगा, आपके श्वसन तंत्र को अच्छा रखेगा, गोमुख आसन है, मत्स्य आसन है, पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। तो ये आसन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य नमस्कार यहाँ पे ले सकते हैं आप, सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार, उसके साथ ही भुजंग आसन तो दिया गया है, गोमुख आसन, धनुरासन ले सकते हैं, धनुरासन, चेस्ट ओपनिंग वाले जितने भी आसन है आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। उष्ट्रासन। सेतु बंदासन, सेतु बंदासन, क्या बोल रहे हैं धनुरासन में जोशना जी? होगा क्या मैम? धनुरासन। हाँ, उष्ट्रासन धनुरासन मैम। में लिखी ना, धनुरासन लिखी ना, क्या बोले आप जोशना जी? उष्ट्रासन। उष्ट्रासन, ओके। तो चेस्ट ओपनिंग वाला आप यहाँ पे आसन को ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सत्कर्म में देख लेंगे और भी क्रियाएं, जैसे कि क्लींजिंग प्रोसेस में देख लेंगे, तो कपालभाति हम लोगों ने देखा ही, ठीक है, जो कि कफ को बैलेंस करने का कार्य करता है। नीति हो गए, नीति सबसे ज्यादा लाभकारी है, आपके जो नेजल वाले एरिया है, जो नाक के जो नली है उसी को ये क्लीन करता है, और आपके अगर यहीं पे म्यूकस बहुत ज्यादा बना है या फिर जमा हुआ है तो उसे साफ करने का ये कार्य करेगा, उसे क्लीन करेगा, गंदगी को निकालने का कार्य करेगा। ध्यान मेडिटेशन करेंगे, तनाव कम करता है, और इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, तो मजबूत करेगा, ओके। प्राणायाम में आप यहाँ पे उज्जाई भी लिख सकते हैं, उज्जाई, उज्जाई, ठीक है। तो ये सब जो है हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, आसन में भुजंगासन, गोमुख आसन, मत्स्य आसन, प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम हो गया, ठीक है। उसके बाद सत्कर्म में जल नीति हो गया, सत्कर्म में, और ध्यान में तनाव कम करता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है मजबूत रहता है। और आहार में हल्का, पौष्टिक और ताजे फल और हरी सब्जी लेंगे। जीवन शैली में घर साफ रखेंगे, धूप से, धूल और धूप से बचाव करेंगे, ठीक है। धूल होना चाहिए, धूप से तो, हाँ, अगर धूप वाला सीजन हो तो उस समय जो है ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय बहुत ज्यादा हवा चलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लू आ जाना, तो लू के समय भी ये समस्या देखने को मिलता है, जिस समय लू चलता है गर्मी में, तो उस समय भी हमें बचने के लिए इस पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यम नियम को तो हमें सबसे पहले अपनाना ही है, हमारा अगर हम यम नियम को अपनाएंगे तो फिर जो हमारी जो जीवन शैली है और जो आपके सोच है, ठीक है, वो आपका जो है ज्यादा प्रभावित होगा, तो ये सारी समस्याएं जो है और भी जल्दी आपकी, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी उसकी वजह से, ठीक है, सोच की वजह से। आगे देखते हैं हम लोग साइनोसाइटिस के बारे में, क्लियर है सभी को, एलर्जिक राइनाइटिस। आगे नेक्स्ट हम लोग साइनोसाइटिस के बारे में देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे साइनस की परत, यानी म्यूकोसा में सूजन होना साइनोसाइटिस है। जब हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस देख रहे थे तो यहाँ पे नाक के अंदरूनी झिल्ली में यहाँ पे क्या हुआ था, वो संपर्क में आया है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस ध्यान रखना है, यहाँ पे ये संपर्क में आया है, ठीक है, संपर्क में आया है।
और यहाँ पे आपकी क्या है, साइनस की जो परत है, जो म्यूकोसा है, उसमें क्या हो जा रहा है, सूजन होने से, ठीक है, इन्फ्लामेशन। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि इन्फ्लामेशन हो चुका है, ठीक है, उससे ऊपर की चीजें हैं ये, एलर्जिक राइनाइटिस से थोड़ा बढ़कर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें सूजन होने को साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनस चेहरों की हड्डियों के अंदर हवा में हवा से भरी छोटी-छोटी गुहाएँ हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा साइनस वाला रीजन है, हम लोग जब अपने फेशियल रीजन को पढ़े थे और हम लोग अपने क्रेनियल बोन वगैरह को पढ़े थे, ठीक है? तो जो फेशियल रीजन वाले जो हम लोग देखे थे, तो वहाँ पे हमारी कैविटी भी जो खाली जगह है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग देखे थे। तो वो हमारा जो साइनस वाला एरिया है, वहाँ वहाँ पे भी हमें सूजन देखने को मिलता है। ये पूरा एरिया को जो है छेक लेता है, जैसे कि पिक्चर में मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये आपका साइनस वाला रीजन है, ठीक है? ये वाला पूरा एरिया, दोनों साइड देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए फ्रंटल साइनस है, ठीक है? स्फेनोइड साइनस, इथेमोइड साइनस, ठीक है? मैक्सिलरी साइनस, ओके? तो ये सारा एरिया जो है आपका साइनस वाला रीजन जो है देखने को मिलता है, ओके? और इसी में क्या हो जाता है, इसी पूरे में आपका क्या हो जा रहा है, तो यहीं पे म्यूकोसा में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सेस म्यूकस साइनस इन्फेक्शन, तो एक्सेस यहाँ पे म्यूकस हो जाता है, ठीक है? और इन इन्फ्लेमेट साइनस जो है लाइनिंग, यहाँ पे ये साइनस लाइनिंग को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे नेज़ल कैविटी जो है आपकी, ये वाला जो साइनस वाला रीजन है, नेज़ल कैविटी, इसमें पूरे में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो हमें साइनोसाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है? साइनोसाइटिस हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे हम लोग इससे पहले जो है एलर्जिक राइनाइटिस देखे थे। तो यहाँ पे राइनाइटिस को भी देख सकते हैं और साइनोसाइटिस को भी देख सकते हैं। ये आपके राइनाइटिस वाला है, ठीक है? यहाँ पे बस क्या हो रहा है, जो भी आपके चीज़ें परागकण वगैरह नाक में गई है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको बस अभी यहाँ पे इसमें टच ही हुआ है और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ यानी कि आपके इचिंग वगैरह चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ से देखिए म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है। और ये धीरे-धीरे सिक्रेशन होके पूरा जो है आपके नेज़ल को क्या करता है, नाक वाला एरिया को पूरा भर देता है, ठीक है? पूरा आपके साइनस वाले रीजन को क्या करता है, फुलफिल कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग सही तरीके से साँस वगैरह नहीं ले पाते हैं, ठीक है? पिक्चर क्लियर है सभी को? बताइए। ओके, आरती जी, मतलब ज्योत्सना जी, ओके। तो हम लोग वही चीज़ें देख रहे हैं कि जो साइनस चेहरे की जो हड्डियाँ के अंदर हवा से जो है भरी छोटी-छोटी जो गुहाएँ हैं, वहीं पे क्या हो जाता है, म्यूकस का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है, सूजन हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे क्या होगा, फिर म्यूकस निकलेगा। अब यहाँ पे 4 प्रकार के हम लोग यहाँ पे साइनस देखे थे, टाइप्स ऑफ साइनस। तो मैक्सिलरी साइनस है, ठीक है, गालों के दोनों ओर है। उसके बाद फ्रंटल साइनस हो गए, जो कि माथे के साइड में था। इथोमोइड साइनस जो कि आँखों के बीच में था और स्फेनोइड साइनस यानी कि सिर के गहरे हिस्से में जो था। तो ये सारे साइनस जो है, इन सभी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन देखने को हमें मिलता है। साइनोसाइटिस को अगर देखेंगे तो ये क्यों होता है? तो ये आपके जो वायरस संक्रमण है, ठीक है? वायरस की वजह से। यानी कि जैसे कि सामान्य सर्दी में आपको देखने को मिलता है, कॉमन जब कोल्ड होता है, तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको ये देखने को मिलता है साइनोसाइटिस। उसके साथ ही बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से भी होता है, ठीक है? बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से भी देखने को मिलता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी देखने को मिलता है। और साथ में एलर्जी, ठीक है? एलर्जी की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस है, तो शुरुआती लक्षण है आपके साइनोसाइटिस के शुरुआती लक्षण आपके क्या होगा? एलर्जिक राइनाइटिस होगा, उसके बाद आपके साइनोसाइटिस जो है, ये आपके शुरुआती जो है लक्षण एलर्जिक राइनाइटिस है, बाद में वो साइनोसाइटिस में बदल जाता है। फंगल संक्रमण, ठीक है? फंगल इन्फेक्शन की वजह से कम प्रतिरोधक क्षमता वाले अगर कोई लोग हैं, तो उनमें जो है देखने में मिलता है। बोलते हैं ना किसी का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, हमेशा साल में इतना बार सर्दी-खाँसी कब होता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। अन्य कारण भी देखने को मिल सकता है, विकृत नाक की दीवार, ठीक है? अगर डिवाइडेड है नेज़ल सेप्टम्स, तो उसकी वजह से भी किसी-किसी का बचपन से ही इसी तरीके से बनावट ही रहती है कि वो परेशान रहेंगे इस चीज़ से, ठीक है? उसके साथ ही नेज़ल यानी कि नाको अगर नासिका में गाँठ है, ठीक है?
पॉलिप्स अगर है नासिका में तो उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही दाँत में अगर इन्फेक्शन है, ठीक है? तो डेंटल इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ों को मिटाना है बीच में। तो दाँत में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। तो ये सब आपके क्या है, काउज़ है साइनोसाइटिस के। ओके, क्लियर है? अब इसके जो है आपके पैथो के बारे में देखेंगे हम लोग, रोग जनन जनन के बारे में देखेंगे। तो ये साइनस का रास्ता है, ठीक है? यानी कि ये ब्लॉक हो जाता है। साइनस का रास्ता जो है ब्लॉक हो जाता है। साइनस वाले एरिया में अभी 4 दिखाई थी, उसमें क्या हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अंदर म्यूकस जमा होने लगता है, वहीं बैक्टीरिया जो है बढ़ने लगता है। अब वहाँ पे म्यूकस जमा हुआ, बैक्टीरिया वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका है, वो वहाँ पे क्या करता है, अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, बैक्टीरिया वहाँ पे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, और म्यूकस का सिक्रेशन होगा। आपको पता है कि हमारे शरीर जो है वो प्रतिरक्षा को लड़ने के लिए जो है, वो सिक्रेशन करेगी म्यूकस का, ताकि उसे मार दे। लेकिन वो नहीं मरेगा, बढ़ते जाएगा, जिसकी वजह से आप म्यूकस का सिक्रेशन बॉडी में होते जाएगा और उसकी वजह से आपकी नाक जो है जाम होती जाएँगी। तो इस तरीके से जो है सूजन बढ़कर दर्द होगा, दबाव या फिर इन्फेक्शन जो है बनती है। तो ये आपको जो है इस तरीके से इसका क्रम चलता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रकार, टाइप्स ऑफ साइनोसाइटिस के अगर हम लोग प्रकार देखेंगे तो एक्यूट साइनोसाइटिस के बारे में देखेंगे तो तीव्र साइनोसाइटिस, ये आपके जो है लेस देन इक्वल टू 4 वीक तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है? सब जो आपके एक्यूट रहेंगे, ये उपद्रव इसको बोलते हैं, तो 4 से 12 वीक तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है? 4 से 12 इसका ड्यूरेशन। क्रोनिक जो आपके साइनोसाइटिस है, दीर्घकालिक जो रहेंगे, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 वीक तक देखने को मिलेगा इसका ड्यूरेशन। ओके? और जो आपके रिकरेंट साइनोसाइटिस है, ये साल में 4 या फिर उससे अधिक बार होगा। ठीक है? साल में या फिर 4 बार या उससे अधिक बार होगा। तो ये जो है देखने को मिलता है। इसके प्रकार में अगर हम लोग देखते हैं तो। लक्षण देख लेंगे तो नाक से जुड़े लक्षण आपको ये चीजें यहाँ पे, जैसे कि हम लोग राइनाइटिस में भी देखें, एलर्जिक राइनाइटिस में सेम वही चीजें भी यहाँ भी हमें देखने को मिलेगा। जैसे नाक आपका बंद रहेगा, ठीक है? उसके साथ ही गाढ़ा पीला हरा म्यूकस, तो ठीक आपके येलो ग्रीन डिस्चार्ज जो है नाक से देखने को मिलेगा। कभी कभी तो जब जाम रहता है तो नाक से खून भी निकल जाता है, ठीक है? जब वो जम जाता है तो पोस्ट नेजल ड्रिप यानी कि गले में म्यूकस आ जाना। अब जब नाक में जमते हैं तो धीरे धीरे गले में भी तो हमें महसूस होता है ना कि वो गला में आ जाता है, ठीक है? गले के थ्रू। उसके बाद सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, लॉस हो जाता है हमारा, ठीक है? रिडक्शन ऑफ स्मेल, तो स्मेल करने की क्षमता जो है हमें घटने लगती है, ठीक है? कभी-कभी तो स्मेल भी आने लगता है इस तरीके से, अजीब तरीके का, ठीक है? उसके चेहरे से जुड़े लक्षण देखेंगे तो चेहरे में आपको दबाव जैसा लगेगा। ये फीलिंग सभी को आया होगा, ठीक है? क्योंकि सभी को सर्दी-खाँसी की कभी ना कभी तो मौसम बदलने की वजह से होता ही है, 1-2 बार तो हो ही जाता है ना? नॉर्मल सी बात है। तो चेहरे में दबाव देखने को मिलेगा, माथे में दर्द हो जाएगा, फ्रंटल हेडेक जो है देखने को मिलेगा। और ये तब होता है ठंडी के दिन में जब हम खान-पीन का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है? ठंडी चीज़ें खा लेते हैं तो देखिएगा बहुत जल्दी हो जाता है। आँखों के आस-पास जो है दर्द देखने को मिलेगा, दाँतों में दर्द देखने को मिलता है। तो ये सारी समस्याएँ जो है जुड़ा हुआ है। अन्य लक्षण दिखेंगे तो अगर बुखार है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। अब एक है तो उससे दूसरा चीज़ भी देखने को मिलता है, ठीक है? व्याधियाँ हैं तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। फटीग लगेगा, अब जब हमारा नाक ही सही से काम नहीं कर रहा है तो फिर थके-थके तो लगेंगे ही। खाँसी ज़्यादातर रात में जो है आपको स्पेशली जो है नाइट में कफ जो है देखने को मिलेगा। ओके? इसके ट्रीटमेंट अगर हम लोग देखेंगे, नॉर्मली घर में हम बोला जाता है कि भाप लो, है ना? इस तरीके से। तो हम लोग सभी लोग भाप लेते हैं ठंडे के दिन में, जब कभी भी हमारे नाक वगैरह जाम हो जाता है तो। ठीक है? ज़्यादा पानी पीने की बात की जाती है, वार्म वाटर, गर्म पानी पीने की बात की जाती है कि ठंडी के दिन में गर्म पानी पियो। अब हम लोग यौगिक प्रबंधन देखेंगे, तो यहाँ पे शुद्धि की क्रिया में जल नीति और सूत्र नीति हम लोग कर सकते हैं। जल नीति और सूत्र नीति। प्राणायाम में वही सारी चीज़ें जो वहाँ देखे थे हम लोग, नाड़ी शोधन हो गया, भ्रामरी हो गया, उज्जाई हो गया, भस्त्रिका हो गया, ठीक है? भस्त्रिका ये ले सकते हैं। आसन में जो भी चेस्ट ओपन वाले जो भी आपके पोस्चर होंगे उसको ले लेंगे। भुजंगासन, सेतुबंधासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, मार्जरी आसन, व्याघ्रासन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ओके, ब्रोंकाइटिस, अभी हम लोग ब्रोंकाइटिस नहीं देखे हैं। ठीक है? तो 2 चीज़ों को अभी देखें, अभी हम लोग आगे जो है देखेंगे। दोनों क्लियर है बताइए?
ओके, परमीटर सर्जन, ठीक है। तो मैम अब हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन करा दीजिए। टाइम कितना हो गया? अच्छा, 15 मिनट ही बचे हैं। हाँ, क्वेश्चन तो है। अच्छा, इसको कर लेते हैं ना, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको करने के बाद क्वेश्चन करा दूँगी मैं, क्वेश्चन कराऊँगी, ठीक है? अब देखिए ब्रोंकाइटिस के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? क्रॉनिक और एक्यूट ब्रोंकाइटिस को हम लोग देखेंगे, तो अभी उसके बाद ब्रोंकाइटिस है। तो यहाँ पे आपको पता है ब्रोंकाइटिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोग जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े थे, तो आपको पता है कि ब्रोंकाइटिस का एरिया कौन-सा है? ठीक है? ये आपके बीच वाले क्या कहलाते हैं? ट्रैकिया कहलाते हैं, ठीक है? और ये दोनों साइड क्या है? ये दोनों साइड जो गए हैं क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। ब्रोंकाई। ठीक है? ब्रोंकाई, ठीक है? और ब्रोंकाई के बाद क्या आता है? ब्रोंक्यूल्स। 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 और ब्रोंक्यूल्स के बाद? एल्वियोली। एल्वियोली। तो ये जो आपके ब्रोंकाई वाला एरिया है, इसी में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है? ओके, इसी में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके नॉर्मल वाले हैं, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो गया आपके ब्रोंकाइटिस में, इसमें आइटिस लग गया। देखिए आइटिस कोई भी चीज़ में लगा रहेगा, आपको याद रखना है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है? सबसे पहले आइटिस कहीं भी लगा रहेगा तो आपको याद रखना है कि उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रोंकिया में आपकी ब्रोंकाई में जो है इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो उसे हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए इन्फ्लेमेशन हुआ है, म्यूकस का सिक्रेशन है, जिसकी वजह से ये देखिए एरिया कितना छोटा हो गया है इसका। ओके, तो यहाँ पे ये हेल्दी वाला है और ये आपका इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन की वजह से इस तरीके से जो है, आप देख लीजिए जो आपकी नली है वो कितनी छोटी संकरी होती गई है ना? और भी पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओपन आपके एयरवे हैं, ठीक है? आपके यहाँ पे म्यूकस वाले ग्लैंड है, ठीक है? स्मूथ मसल देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है नंबर ऑफ म्यूकेशा ग्लैंड जो है, यहाँ जो आपकी ये वाली ग्लैंड है, इसकी संख्या जो है क्या है, बढ़ गई है, जिसकी वजह से ज्यादा म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, एक्सेस म्यूकस हो रहा है और आपके जो स्मूथ मसल जो है वो हाइपर थेरेपी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये वाले भी जो है बढ़ गए हैं, ठीक है? साइड वाले लेयर भी। इस तरीके से ये इसका पैसेज जो है वो छोटा हो गया है, ठीक है? तो एक्यूट जब ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, ये आपके क्रोनिक वाले, ठीक है? क्रोनिक और एक्यूट। बहुत सारी पिक्चर मैं यहाँ डाल दी हूँ, अब इसे पढ़ लेती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो कम से कम 2 साल में 3 महीने तक खाँसी के साथ बलगम अगर आ रहा है तो आपको क्या समझना चाहिए, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वाली समस्या जो है देखने को मिलता है, ठीक है? लगातार कम से कम 2 साल में 3 महीने तक खाँसी के साथ बलगम, 3 महीने तक, ठीक है? तो वो किसका लक्षण है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यानी कि जो आपके सबसे एलर्जिक राइनाइटिस पड़े, फिर साइनोसाइटिस पड़े, यानी कि ये समस्या जो है नाक के जो शुरुआती वाले जो आपका कैविटी है, वहाँ से शुरू होकर जो है अब कहाँ तक चली गई ट्रैकिया से होते हुए आपके ब्रोंकाई में आ गया है, ठीक है? ये समझना है आपको यहाँ पे। तो ये कैसे देखने को मिल रहा है? 2 साल में 3 महीने तक जो है खाँसी के साथ अगर बलगम आ रहा है तो देखने को मिलता है। उसके साथ ही ब्रोंकी जो है आपके ब्रोंकाई फेफड़े में हवा ले जाने वाली जो बड़ी नलिका है, ठीक है? तो उसमें ये समस्या देखने को मिलता है। आपको पता है कि ये क्या करता है? आपके वायु को लेकर जाता है ना, शुद्ध करने के लिए। तो ले जाने वाली वायु ले जाने वाली जो आपकी ये पैसेज है, और इन नलिकाओं की दीवारों में जब सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो उससे म्यूकस जो है क्या होता है, ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है हमें देखने को मिलता है। ओके? अब यहाँ विशेषता इसके देखेंगे, मुख्य विशेषता तो रोज-रोज बलगम वाली खाँसी। अगर रोज-रोज पूरा कफ वाला बोलते हैं ना, बलगम के साथ अगर आपकी डेली जो है खाँसी हो रही है, कफ हो रही है, बहुत अधिक म्यूकस बन रहा है, ठीक है? आप चाह भी रहे हैं लेकिन खाँसी ठीक नहीं हो रही है, बार-बार कफ भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो ये जो है समस्या है। अब यहाँ पे धूम्रपान, ऐसा माना जाता है कि 80 टू 90% लोगों को धूम्रपान के कारण ये समस्या देखने को मिलता है। 80 टू 9%, ठीक है? ये याद रखना है। यानी कि जो स्मोकिंग करने वाले लोग हैं, 80 टू 90% जो है देखने को मिलता है उसमें। वायु प्रदूषण की वजह से आप बहुत, जैसे कि अभी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन से भी परेशान हैं, है ना?
तो वहाँ पे भी ऐसी समस्याएँ जो है लोगों को देखने में मिल रहा होगा। तो वायु प्रदूषण वाले एरिया में रह रहे हैं, डस्ट है, फ्यूम्स हैं, ठीक है? इंडोर स्मोक वगैरह उसकी वजह से, ठीक है? उसके साथ ही खान मज़दूर जैसे कि बहुत लोग खान में करने वाले, कोयले की खान में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, ऐसे धूल-धक्कड़ वाले, कपड़ा मिल में काम करते हैं, कर्मचारी हैं, ठीक है? तो ये सब लोगों को भी ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं। ओके? ऑक्यूपेशनल जो एक्सपोज़र होते हैं, उसकी वजह से भी आपको जो है देखने को मिलती है समस्या ब्रोंकाइटिस का। उसके बाद रिकरेंट इन्फेक्शन, बार-बार होने वाले श्वसन संक्रमण, तो बार-बार आपकी शुरुआती में जो है राइनाइटिस और साइनसाइटिस अगर देखने को मिल रहा है, तो आगे जाके आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। उसके साथ ही जेनेटिक जो है आपके अगर है, तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? यानी कि कुछ लोगों में जन्म से संवेदनशीलता ज़्यादा होता है, तो जन्म से बहुत सारे लोगों के जैसे घर में अगर दमा के पेशेंट है या फिर कुछ श्वसन संबंधी कोई भी रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ अगर पहले से है, तो उस घर के बच्चों में जो है ये समस्याएँ सभी में तो नहीं लेकिन किसी-किसी में जैसे 2-3 बच्चे हैं तो किसी 1-2 बच्चे में देखने को ये मिल जाता है। ठीक है? मतलब उसमें जो है बहुत ज़्यादा क्योर करने की ज़रूरत है। ओके? तो ये आप बोल सकते हैं। अब आगे जो है रोग जनन इस सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो आपके क्रॉनिक जो है इरिटेशन यानी लगातार जलन होना, क्रॉनिक इरिटेशन होना यानी बार-बार जलन होना, धुआँ, धूल, प्रदूषण, ठीक है? ब्रोंकियल जो है आपके लाइनिंग में इरिटेशन करता है, ये आपके ब्रोंकियल लाइनिंग में क्या करता है? इरिटेशन करता है, जो डस्ट होते हैं, फ्यूम होते हैं। उसके साथ ही जो गॉबलेट कोशिकाओं की संख्या यहाँ पे बढ़ने लगती है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है म्यूकस जो है ज़्यादा बनता है, ठीक है? तो गॉबलेट जो आपके कोशिकाएँ हैं, उसमें जो है अधिक म्यूकस बनाती है और म्यूकस नलिका में जो है बंद हो जाती है। तो म्यूकस निकलने वाली नलिका इतना सिक्रेशन हो रहा है कि म्यूकस उसी में फिर बंद हो जा रहा है, ठीक है? और उसके साथ ही नलिकाओं के अंदर जो है ग्रंथियाँ बड़ी हो जाती है। तो सबम्यूकल ग्लैंड जो है क्या होता है, तो ये बड़ा हो जाता है, नलियों के अंदर की ग्रंथियाँ होती है, वो क्या होती है, बड़ी हो जाती है। ओके? उसके साथ ही एयरवे नैरो होता है, म्यूकस म्यूकस निकलेगा, सूजन हो चुका है, उससे म्यूकस निकल रहा है, हवा का रास्ता क्या हो गया, संकुचित हो गया, यानी कि वो नैरो हो गया वो एरिया और ऑक्सीजन जो है कम मिलने लगता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि तो आपको ऑक्सीजन तो कम मिलेगा ही क्योंकि वायु अच्छे से प्रवाहित हो ही नहीं रहा है, CO2 और O2 का यहाँ पे अच्छे से पास हो ही नहीं पा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे क्या हो रहा है, फँसने लगता है, ठीक है? ऑक्सीजन कम मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फँसने लगता है और आपको जो है कम ऑक्सीजन मिलेगा। हाइपोक्सिया की समस्या यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि चमड़ी हल्की नीली पड़ जाती है। आपको पता है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा, जब ऑक्सीजन कम मिलता है। तो इसको हम लोग हाइपोक्सिया की स्थिति भी जो है उत्पन्न हो सकती है अगर बॉडी आपकी नीली पड़ गई है तो। ठीक है? यानी बिल्कुल भी आप अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। अब लक्षण देखेंगे, तो लक्षण में आपके खाँसी यानी कफ होना लगातार, रोज जोरदार, ठीक है? रोज एकदम खाँस रहे हैं जोर से, ठीक है? क्रॉनिक उसके साथ ही आपको जो है बलगम के साथ खाँसी होता है। खाँसी हो रहा है तो कोई बात नहीं। नॉर्मली मुझे जैसे पढ़ाते-पढ़ाते में 1-2 बार ऐसे खाँसी हो जाता है। वो बोलते हैं ना पानी वगैरह मैं पीती नहीं तो मुझे हो जाता है। लेकिन बलगम के साथ खाँसी नहीं नॉर्मली आपको जैसे आप लोग कभी-कभी बोल देते हैं मैम तबीयत खराब है क्या? जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। मुझे पढ़ाते समय कभी-कभी हो जाती है और अभी ठंड का भी दिन है। तो बलगम के साथ जो है खाँसी देखने को मिलता है। तो ऐसी समस्या नहीं है। सफ़ेद या फिर पीला या फिर हरा कप अगर निकल रहा है तो फिर प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। साँस फूलना, साँस अगर फूल रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई हो रही है, ठीक है? साँस फूलने लगता है। उसके बाद सीटी जैसी आवाज़, अब जब हमारी नाक जाम रहेगी, सीटी जैसी आवाज़ आएगी, साँस लेंगे तो व्हीज़िंग साउंड आएगा, ठीक है? मॉर्निंग कफ जो है देखने को मिलता है, सुबह खाँसी ज़्यादा होगा, ठीक है? फटीग जो है महसूस होगा, वीकनेस देखने को मिलेगा। उसके साथ होठों के नीचे जो है होठ का नीला रंग, ठीक है? जिसे हम लोग साइनोसिस बोलते हैं, ठीक है? साइनोसिस, तो ये सब वर्ड याद रखिएगा, ठीक है? साइनोसिस से लिखे थे हाइपोक्सिया, ठीक है? तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हाइपोक्सिया का हाइपोक्सिया का लक्षण जो है किसमें देखने को मिलेगा? तो इस तरीके से ये वर्ड्स ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ पे साइनोसिस होठों में नीला रंग। अब यौगिक प्रबंधन यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी आपके चेस्ट ओपनिंग वाले आसन है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है? भुजंगासन है, शशांकासन है, अर्धमर्शेंद्रासन, सेतुबंधासन। प्राणायाम में आपको यहाँ पे भस्त्रिका करना है, भ्रामरी करना है, ठीक है?
भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई। ओके, सिंहासन भी कर सकते हैं यहाँ पे, गर्जने वाला सिंह गर्जनासन होता है ना, सिंहासन। उसके बाद सूर्य भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदी। और आपके शुद्धि क्रिया में कपाल भाती हो गई, जो आपको कफ का निकालने में काम आएगा। ठीक है, कफ निकालने में मदद करता है। जल नीति हो गया, तो जल नीति कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके क्या देखेंगे, आगे ये लक्षण कैसे बढ़ सकता है। ठीक है, तो आगे जो है लक्षण ये बढ़ेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जटिलताएं में देखेंगे तो सीओपीडी सबसे बड़ा कारण जो है देखने को मिलता है। फुल फॉर्म इसका पता है क्या होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रॉनिक, वन सेकंड, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉनिक हो जाना। ठीक है, साइन ब्रोंकाइटिस है जब इसलिए और भी ज्यादा जब बढ़ने लगता है, क्रॉनिक हो जाता है, क्रॉनिक हो जाएगा, लास्ट ये अस्थमा का रूप ले लेगा। ठीक है, तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो है तो डिजीज बोलते हैं, मतलब आगे ये बढ़ेगा तो। उसके बाद कोर हो जाएंगे। ठीक है, पल्मोनल यानी कि फेफड़ों में जो है फेफड़ों की खराबी से दिल में जो है, दिल का दायां हिस्सा फेल हो जाता है, तो फेफड़ा खराब यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ही CO2 फंस जा रहा है और ना ही ऑक्सीजन आपको सही से मिल पा रहा है। उसके साथ बार बार निमोनिया होना, तो ये लक्षण देखने को मिलेगा, बार बार निमोनिया। श्वसन तंत्र का फेल होना, तो ये सारी समस्या आगे देखने को मिल सकता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर देखेंगे, खतरा बढ़ने के कारण, तो धूम्रपान, वायु प्रदूषण की वजह से। ठीक है, पैसिव स्मोकिंग। उसके बाद आपके डस्ट एक्सपोजर की वजह से। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड क्लाइमेट अगर है, पुअर इम्यूनिटी है, तो ये सारी समस्या जो हम लोग ऊपर में देखे वो यहाँ भी ऐड होगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग देख लिए ब्रोंकाइटिस के बारे में। क्लियर होगा सभी को? मैम वो उपचार वाला एक बार फिर से दिखाइए ना, आसन वाला। आसन वाला। अब बहुत सारी चीजें आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, ये हो गया। बस चेस्ट ओपनिंग पोज आपको याद रखना है, क्योंकि आपको फेफड़े को विस्तार देना है, यानी कि श्वसन नलिका वाले जो आपके जो एरिया है उसे आपको विस्तार देना है, तो उससे संबंधित जो भी आपके आसन होंगे, जो भी प्राणायाम होंगे, वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, हो गया, ठीक है, थैंक यू। ओके। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर आप लोग। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में म्यूकस प्रोडक्शन और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन किस मैकेनिज्म की वजह से होता है, बताइए। मुझे चल रहा है ना, कम्युनिकेशन बैरियर तो नहीं ऑप्शन आया। ए। ऑप्शन ए। ओके, तो यहाँ पे कौन सा फिजियोलॉजी जो मैकेनिज्म है ये देखेंगे। ऑप्शन ए बोल रहे हैं आप लोग, कोशिकाओं का अतिवृद्धि एवं कंठ नलिका में सूजन। ओके, अच्छा, गोबलेट कोशिकाओं में अतिवृद्धि और कंठ कोशिकाओं में सूजन। ओके, बिल्कुल, तो पहला आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के कारण जो है आपके ग्लोबुलेट कोशिकाओं की अधिक संवेदनता और कंठ नलिकाओं में सूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलर्जिक राइनाइटिस में इम्यून रिस्पॉन्स किस प्रकार होता है, बताइए। इम्यून रिस्पॉन्स किस IgE। प्रकार होता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। IgE द्वारा। ओके, सभी लोग वन आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल। तो IgE
ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी मेडिएटेड बाय आईजीई, यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस आईजीई जो है इसकी प्रतिक्रिया के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन, साइनोसाइटिस में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के कारण किस जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में जो है रिमॉडलिंग हो सकता है, रीमॉडलिंग हो सकता है? ऑप्शन ए। ए। ऑप्शन ए, नाक की एपिथेलियम और साइनस की म्यूकोसा। सभी लोग ये आंसर कर रहे हैं? ये ऑप्शन। बिल्कुल, तो नेजल जो है आपके एपिथेलियम और साइनस म्यूकोसा। नेक्स्ट आपको बताना है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में एलर्जिक सॉरी आर्टरियल ब्लड गैस एनालिसिस में कौन सा परिवर्तन आमतौर पर देखा जाता है? आर्टरियल, ऑप्शन ए हाइपोक्सेमिया एंड नहीं, ऑप्शन बी। हाइपोक्सेमिया, ऑप्शन बी। क्या होगा? हाइपर ऑक्सीमिया। हाइपर ऑक्सीमिया। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए। हाइपोक्सीमिया भी है और हाइपर, दोनों चीज हो जाएगा, ठीक है, हाइपोक्सीमिया और हाइपर कैप्सीमिया। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सीमिया और हाइपोकैप्सीमिया। ठीक है, ये दोनों वर्ड याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, कौन सा यौगिक अभ्यास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में एयरवे इन्फ्लेमेशन कम करने में विशेष रूप से मदद करता है? उपरोक्त ऑल। सभी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके, तो सभी हो जाएंगे यहाँ पे, भ्रामरी, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम। ओके, तो ये सब प्राणायाम सूजन को कम करेगा, श्वसन क्षमता को बढ़ाएगा। नेक्स्ट बताना है, एलर्जिक राइनाइटिस में नेजल जो है पॉलिप्स बनाने का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बी। बी ऑप्शन। ऑप्शन ए। ए। ए, दीर्घकालीन आईजी मेडिएटेड सूजन एलर्जिक राइनाइटिस में नेजल पॉलिप्स बनने का कारण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कारण पूछा गया है, तो आंसर आपका जो है ए बिल्कुल सही आंसर है आपको। ठीक है, क्रॉनिक आईजी मेडिएटेड इन्फ्लामेशन, यानी लंबे समय तक होने वाले एलर्जिक सूजन नाक में पॉलिप्स का कारण बन सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर में, साइनोसाइटिस में कॉम्प्लिकेशन ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए। डी। बी ऑप्शन। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वायरस ऑप्शन ए। एप्लीकेशन इन आईज। ए, अकार्य एथोमाइड साइनस से आंखों की कक्षा में संक्रमण का फैलाव। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, साइनोसाइटिस का इन्फेक्शन इथेमॉइड साइनस से आंख की कक्षा को फैलाकर ऑर्बिटल जो है सेलुलाइटिस कर सकता है। ठीक है, इसी वजह से इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, ऑप्टिकल सेलुलाइटिस। ठीक है, इसका कॉम्प्लिकेशन है। आगे देखेंगे हम लोग, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और इम्फेसिमा दोनों दोनों को किस जो है अम्ब्रेला टर्म में जाना जाता है, किस अम्ब्रेला टर्म से जाना जाता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सीओपीडी। ओपीडी। सीओपीडी, फुल फॉर्म बताइए। अच्छा, तो लिखा हुआ है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ओके, तो सीओपीडी। ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा दोनों को सीओपीडी के तहत वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट बताना है, क्रॉनिक
किस के कौन सा यौगिक आहार सुधार सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए ऑप्शन। गर्म ऑप्शन हल्का सुपाच्य आहार हर्ब्स के साथ। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वार्म डाइट। ठीक है, इजली डाइजेबल डाइट। तो ए हो जाए, आपका आंसर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग। एलर्जिक राइनाइटिस के ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। रोकने के लिए कौन सा जो है जो ऑप्शन ए गाइडलाइंस। तो एलर्जन से बचे, नाक की सफाई। ओके, एलर्जन से बचना नाक की सफाई करना है। इलेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के ऑप्शन ए। रेमोडिलियन ऑप्शन ए। इसका आंसर। ए क्रॉनिक ओके, ऑप्शन। इन्फ्लेमेशन। दीर्घकालीन जो है सूजन और फाइब्रोसिस, दीर्घकालीन सूजन और फाइब्रोसिस। एलर्जिक राइनाइटिस में लेट फेज रिएक्शन का जो है मुख्य मेडिएटर कौन है? ए हिस्टामिन। आंसर आ रहा है, हेमलता ऑप्शन जी, ए। रुपेंद्र जी। हिस्टामिन। ओके, हिस्टामिन। चलिए यहाँ ऑप्शन पे बी। एलर्जिक राइनाइटिस बी दिया है। ओके, देखते हैं। तो धीरे से होने वाली एलर्जिक प्रतिक्रिया में ल्यूकोट्रियंस और काइंस मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हिस्टामिन भी है, लेकिन इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, देर देर से होने वाली जो एलर्जी प्रतिक्रिया है ना उसमें। ठीक है, आगे बताइएगा। साइनोसाइटिस में क्रॉनिक फॉर्म्स में म्यूकस का बायोकेमिकल चेंज क्या होता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए ऑप्शन। म्यूकस का घनत्व बढ़ना और पानी कम होना। ओके, बिल्कुल इंक्रीज। सीओपीडी में अल्फा 1 एंटी ट्राइप्सिन डेफिशिएंसी का प्रभाव होता है, का क्या प्रभाव होता है बताइए? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही आएगा ऑप्शन ए। मैम, एलवीआई विनाश तेज कम। ओके, तो एल्वेली का विनाश जो तेज हो जाता है। ठीक है, जब ब्रोंकाई काम नहीं कर रहा है तो एल्वेली कहाँ से काम करेगा, तो उसका विनाश तेज हो जाता है। ओके, तो अल्फा 1 एंटी ट्रैप्सिन की कमी फेफड़ों की कोशिकाओं और एल्वेली को जल्दी नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, कौन सा यौगिक अभ्यास एलर्जिक सभी। राइनाइटिस में हिस्टामिन रिलीज कम करता है? ऑप्शन डी सभी। सभी। डी। तो भ्रामरी हो जाएगा, कपालभाति है, ध्यान है, उपयुक्त। ओके, तो सभी हो जाएगा, ये तो इजी आंसर सभी लोग देंगे। नेक्स्ट है आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ब्लोटर। ठीक है, किस कारण से ऑप्शन होता ए। है? ऑप्शन ए। फिनोटाइप फेनोटाइप। ए ए हाइपोक्सिमिया ऑप्शन। और तरल प्रतिधारक। ओके, हाइपोक्सिमिया। तो ऑक्सीजन कम और शारीरिक तरल जमा होने से त्वचा जो है नीली और सूजी जाती है। ठीक है, तो इसको हाइपोक्सिमिया और तरल प्रतिधारक की वजह से। आगे बता रहे हैं साइनोसाइटिस में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑस्टियो मेटल कॉम्प्लेक्स ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन ब्लॉकेज ए। का परिणाम बदलता है, किसमें बदलता है? ऑस्टियो मेटल कॉम्प्लेक्स। क्या आंसर बोल ऑप्शन रहे ए। हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। साइनस ड्रेनेज बाधित होता है। ओके, तो साइनस का जो ड्रेनेज होता है वो बाधित होता है। ओके, ब्लॉकेज से जो है साइनस में म्यूकस जमा होता है जिससे सूजन बढ़ती है। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस में नेजल
नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल क्यों बढ़ता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अस्थायी सूजन और प्रतिरक्षा सक्रिय रहता है इसकी वजह से। ओके, बिल्कुल सही आंसर है। तो सूजन और जो आपके इम्यून जो एक्टिवेशन उसमें नाक में जो है नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल जो है बढ़ जाता है। बताइए कौन सा यौगिक तकनीक श्वसन मार्ग में सीलिया की गति को बढ़ाता है? सभी। ऑल। सभी। और सभी। कपालभाति, भ्रामरी, गहरी एक्सहेलेशन वाला प्राणायाम, सभी हो जाएगा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों जो है डेवलप होता है? ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन ए आएगा। ये क्रॉनिक ऑप्शन। है। दीर्घकालीन हाइपोक्सिया और रक्त वाहिकाओं का सूजन। ओके, संकुचन बिल्कुल सही आंसर होगा। तो लंबे समय तक कम ऑक्सीजन और वैसो कॉन्स्ट्रक्शन से जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। कौन सा यौगिक ए। ध्यान ऑप्शन श्वसन सूजन ए। कम करने में ए। सात्विक आहार और सूजन रोधी भोजन। ओके, ए बिल्कुल ऑप्शन। ये आंसर होगा। हाँ, ये होगा आंसर। सात्विक और सूजन रोधी भोजन श्वसन स्वास्थ्य बेहतर करता है। साइनोसाइटिस में आपको बताना है म्यूकस हटाने के लिए कौन सा सर्कल सबसे नेति। ऑप्शन ए। प्रभावी है? नेति। नीति। ओके। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में एयर जो है आपके ट्रैपिंग फिनोमिनन किस वजह से होता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ए। ऑप्शन। कंठ नलिका की लचक कम होता है और कफ अवरोध होता है। अच्छा, ओके। तो ब्रोंकियल लचक कम और कफ अवरोध से जो है हवा फेफड़ों में फंस जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। एलर्जिक राइनाइटिस में जो आपके ऑप्शन ए। फ्लेयर अप्स रोकने के लिए कौन सा यौगिक जो है जीवन शैली सुधार मदद करता है? ए ए ऑप्शन। ऑप्शन। एलर्जन से बचे, नाक की सफाई और नियमित प्राणायाम करें। ये रिपीटेड है शायद। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में म्यूकस क्लियरेंस में इम्पेयरमेंट क्यों होता है? ऑप्शन ए। ए। ऑप्शन ए आएगा। सीलिया की कार्य क्षमता में कमी और अधिक कफ का स्राव। कौन सा यौगिक अभ्यास एलिबली वेंटिलेशन और ऑक्सीजनेशन सुधारता है? ए ए। ऑप्शन। ए। भ्रामरी और गहरी प्राणायाम। भस्त्रिका भी ले सकते हैं यहाँ पे। आगे साइनोसाइटिस में ऑप्शन ए। इथेमोइड साइनस इंफेक्शन के कारण कौन सा जो है कॉम्प्लिकेशन होता है? ऑप्शन बी। फेफड़ों में रक्त का थक्का या फिर सिरोसिस, गुर्दे की विफलता, त्वचा में संक्रमण, क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए। सब लोग ए पे लगे हैं। तो यहाँ पे ऑर्बिटल जो है फिलोइटिस, यानी कि आपके इथेमोइड साइनस से जो है आंखों की कक्षा में संक्रमण फैल सकता है। ठीक है, आंखों की कक्षा में इथेमोइड। सर ये रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। आगे बताइए। एलर्जिक राइनाइटिस के लेट फेज इन्फ्लेमेटरी सेल कौन सा होता है? ये ए। रिपीटेड नहीं है। ए ओके, ऑप्शन। इसिनोफिल और लिम्फोसाइट। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस में लेट फेज इन्फ्लेमेटरी सेल। ठीक है, इसिनोफिल और टी लिम्फोसाइट। तो देर से होने वाली एलर्जी प्रतिक्रिया में जो है आपके इसिनोफिल्स और टी लिम्फोसाइट मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में पल्मोनरी ऑप्शन। हाइपरटेंशन कम करने में कौन सा यौगिक अभ्यास मदद करता है? ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। गहरी और धीमी प्राणायाम एवं ध्यान। ओके, ये ऑप्शन ही ऐसा है कि आप लोग आराम से आंसर देंगे। पैरासाइटिस में कौन सा जो है आसन सीरा प्रवाह बढ़ाता है और साइनस ब्लॉकेज कम करता है?
धनुरासन। बी। धनुरासन। चलिए, सर्वांगासन। सर्वांगासन। ठीक है, तो सर्वांगासन सिर की दिशा में बदल सीधा प्रभाव बढ़ाता है, कि सिर की तरफ हमारा ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा, जिससे ऑक्सीजन जो वहां पहुंच सके, तो सीधा प्रभाव बढ़ाता है और साइनस को कम करता है। आगे बताना है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और कोर पल्मोनेल डेवलप में होता है। ऑप्शन ए। दीर्घकालीन हाइपोक्सिया और पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ओके, बिल्कुल। चलिए, तो क्वेश्चन हो गए। जितने भी क्वेश्चन थे सारे डिफिकल्ट टाइप ही क्वेश्चन थे।